हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं केम आइडिया। आज हम क्लास 10th के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट से, अम्ल क्षार और लवण से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा निर्मित उत्पाद है, मतलब क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा क्या बनाया जाता है, उत्पाद जो बनता है वो क्या बनता है, तो आपको बताना है। तो आप बताइए क्लोर क्षार प्रक्रिया में उत्पाद क्या बनता है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में हम जानते हैं कि जब नमक जो होता है NaCl के विलयन में, NaCl के हम जब जलीय विलयन में क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। किसको? विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो हमको मिलता है NaOH। क्या मिलता है? NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। हमको इतनी सारी मिलती हैं। क्या क्या मिलती है भाई? क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और NaOH, ये है NaOH। इतनी सारी मिलती है। मतलब जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये ई मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जब विद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं तो जो उत्पाद बनता है उसको क्या कहते हैं? जो उत्पाद बनता है वह क्या है? NaOH। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्या है? क्षार है। यह क्या है? एक क्षार। ठीक है, यह एक क्या है? क्षार है। इस क्षार के साथ ही आप देख रहे हैं कि क्लोरीन गैस का भी निर्माण हुआ है। यहाँ पे देखिए, तो ये क्लोरीन गैस का भी निर्माण हुआ है, यानी क्लोरीन गैस का भी निर्माण हो गया है। इसीलिए इसको कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस और क्षार NaOH का निर्माण हुआ है। तो इसमें जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या बनेगा भाई? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन को कहते हैं। यानी अगर किसी लवण में जल के अणु स्थित मतलब पाए जा रहे हैं, जल के अणुओं की एक निश्चित संख्या है, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। तो इसका नाम क्या है भाई? तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसको हम जिप्सम के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो ये जल का अणु है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं 2H2O 2 मोल, ये क्या कहलाते हैं? तो ये एक क्रिस्टलन जल का एक अणु, ये जल के अणु के साथ जब जुड़ा रहता है तो इसको हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्या कहलाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टलन का जल कहलाता है। यानी लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन को कहते हैं। क्रिस्टलन को हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP कहते हैं भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला क्या होता है भाई? CaSO4 इंटू हाफ 1/2 H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो इसका हमको ये बताना है कि इसका जो है उपयोग क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसका उपयोग क्या है? तो भाई इसका उपयोग हम जानते हैं कि खिलौना बनाने में किया जाता है। एकदम सही बात है कि खिलौने बनाने में किया जाता है। सजावट के सामान बनाने में बिल्कुल सही बात है, जैसे जो घर वर को सजाते हैं और जैसे कुछ बनाना हो गया तो अलग अलग प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं, सजावट के सामान बनाए जाते हैं। सतह को चिकना करने में, एकदम सही बात है, सतह को चिकना करने में भी इसका उपयोग करते हैं। कैसे भाई? जैसे आपके घर में आपने सुना है पुट्टी मारना, तो पुट्टी मारते हैं तो वो जो पुट्टी मारा जाता है वो POP ही होता है, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका घर प्लास्टर रहता है और उस पर पुट्टी मार दिया जाता है तो आपका जो घर है वो चमकने लगता है, यानी उसका सतह जो होता है वो क्या हो जाता है? चिकना हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर के सभी हैं
ऊपर उपयुक्त सभी जो हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या हैं, उपयोग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि भाई ये जो धावन सोडा है, धावन सोडा, इसका क्या उपयोग है, धावन सोडे का भी आपको उपयोग बताना है। तो भाई धावन सोडे का फार्मूला क्या होता है, धावन सोडे का फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। जल के 10 अणु होते हैं इस क्रिस्टलाइजेशन में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी इसमें जल के जो होते हैं वो 10 अणु होते हैं, 10H2O होते हैं, जल के 10 अणु होते हैं, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O। ये है धावन सोडा, यानी धोने का सोडा है ये, ठीक है, जिससे कपड़ा वपड़ा वॉश किया जाता है वो है। तो आपसे इसका उपयोग पूछ रहा है, तो इसका उपयोग हम साबुन, कांच, कागज़ आदि उद्योग में करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है भाई, इसका उपयोग यहाँ किया जाता है। दूसरा ऑप्शन हमको दिया हुआ है कि घरों की साफ़ सफाई के लिए, तो बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा सा क्या करते हैं हम, धावन सोडे को मिलाते हैं पानी में, और जो सतह हमारा होता है प्लास्टर होता है, तो नीचे हम क्या करते हैं उससे पोछा लगा लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये घरों की साफ़ सफाई में भी उपयोग होता है, और ये जल की कठोरता को हटाने के लिए भी, बिल्कुल सही बात है, ये जल की कठोरता को हटाता भी, यानी जल की कठोरता को दूर भी करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी धावन सोडे का उपयोग इन तीनों में किया जाता है। ये तीनों चीज़ें जो हैं धावन सोडे के उपयोग किए जाते हैं इन तीनों में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि पूछ रहा है हमसे कि धोने का सोडा का सूत्र होगा, यानी धावन सोडा, वही धोने का सोडा। तो इससे पहले ही मैंने लिखा था फार्मूला, क्या लिखा था, Na2CO3 इंटू 10H2। अभी मैंने लिखा था Na2CO3 इंटू 10H2O, ये मैंने लिखा था 10H2O। तो ये धावन सोडे का फार्मूला हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। तो धावन सोडे का सही फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि जो क्लोर क्षार प्रक्रिया है, क्लोर क्षार प्रक्रिया, अभी मैंने इससे पहले बताया था कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है। जब नमक के जलीय विलयन पे, जब हम क्या करते हैं NaCl के जलीय विलयन में NaCl प्लस में H2O लेते हैं, उसके बाद इसमें जब हम विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं भाई, विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं, तो हमको मिलता है NaOH प्लस में Cl2 गैस, और प्लस में हाइड्रोजन गैस भी बनती है, इतनी सारी बनती हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि एनोड पर क्या उत्पन्न होती है। तो भाई देखिए, जो एनोड पर बनता है, ये जो क्लोरीन है ना, ये एनोड पर बनती है। क्लोरीन कहाँ बनती है, एनोड पर जो बनती है वो क्लोरीन बनती है। और हाइड्रोजन गैस जो है ना वो कैथोड पर बनती है। हाइड्रोजन गैस कहाँ बनती है, कैथोड पर बनती है, कैथोड। हाइड्रोजन गैस कहाँ बनती है भाई, कैथोड पर। और एनोड पर कौन सी गैस बनती है भाई, तो हमसे पूछा है एनोड पर कौन सी गैस बनती है। तो एनोड पर जो बनता है भाई वो बनता है क्लोरीन गैस। कौन सा गैस, क्लोरीन गैस। अगर कैथोड पर पूछता तो कैथोड पर हम बोलते कि हाइड्रोजन गैस बनती है। कैथोड पर कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। और एनोड पर कौन सी गैस बनेगी भाई, तो क्लोरीन गैस। तो हमसे पूछा था जनरली कि एनोड पर कौन सी गैस, क्लोर क्षार प्रक्रिया में भाई जो एनोड पर मुक्त कौन सी गैस बनती है, तो भाई वो क्लोरीन गैस बनती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, उसके बाद फिर अगला है PVC, रोगाणुनाशक, CFC, कीटाणुनाशक में उपयोग किया जाता है। मतलब जो जिसमें हम कभी कभी नहाने जाते हैं स्विमिंग पूल में, तो उसमें
किसका उपयोग किया जाता है? उस रोगाणुनाशक उसमें जैसे उस पानी को स्वच्छ रखना है तो किसका उपयोग किया जाता है? तो भाई उसमें हम उपयोग करते हैं क्लोरीन गैस का। कौन सी गैस का? क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हम जो है जल की स्वच्छता या स्विमिंग पूल में या पीवीसी के रोगाणुनाशक में, इन सब में हम जो उपयोग करते हैं वो क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि धातुओं से ग्रीस को हटाने के लिए साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर आदि को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी साबुन बनाने के लिए, अपमार्जक मतलब सोडा, साबुन, सोडा, कागज और धातु को ग्रीस से हटाने के लिए, कृत्रिम फाइबर आदि को बनाने के लिए, इन सभी को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो भाई इसका किसका उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है NaOH का। किसका उपयोग किया जाता है? NaOH का। तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग यानी कास्टिक सोडे का उपयोग किया जाता है साबुन तथा सोडे के निर्माण में। साबुन, सोडे और कृत्रिम फाइबर और धातु की सतह से ग्रीस को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं भाई? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, 1 मिनट दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जो ऑप्शन है वो अगले पेज पे हैं, तो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या कह रहा है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस में और क्या बोला है? एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH है, NaOH, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रवाहित किया, मतलब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक लवण बनता है। तो उस लवण को क्या कहते हैं? तो भाई लवण क्या बनता है यहाँ पे भाई? तो यहाँ पे लवण बनेगा क्या? NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl। तो सोडियम क्लोराइड लवण का निर्माण होता है और वाटर बनता है, क्योंकि यहाँ पर यह एक प्रबल अम्ल है और एक प्रबल क्षार है, दोनों अभिक्रिया करके आपस में लवण और जल का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है और क्या बनता है भाई? जल बनता है। तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे जो है नमक बन रहा है, यानी कॉमन सॉल्ट यानी NaCl बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं कि ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है ये NaCl, ठीक है, और साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, ये सभी। तो हमसे बस यही पूछा था पिछले पेज पे मैंने आपको दिखाया था कि जब उसने बोला था कि जब सोडियम क्या करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के में जब हम क्या करते हैं NaOH को प्रवाहित कराते हैं, NaOH से क्रिया करवाते हैं, या तो ऐसा बोल सकते हैं, तो क्या होता है? तो भाई अभी मैंने दिखाया था कि जब HCl से ये अभिक्रिया करेगा तो हमारा बनेगा क्या? NaCl प्लस में H2O। ठीक है, NaCl प्लस में H2O। तो भाई NaCl प्लस में H2O का निर्माण हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि NaCl और H2O बन रहा है। तो NaCl बन रहा है मतलब ये पहला ऑप्शन जो है सही है, NaCl बन रहा है। और NaCl को हम साधारण नमक भी कहते हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है भाई। और NaCl का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम क्लोराइड भी होता है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब ऊपर के सभी ऑप्शन क्या है? सही है, यानी उपयुक्त सभी। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रवाहित किया जाएगा तो नमक का निर्माण होगा, और नमक को ही हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं भाई, और उसका फार्मूला होता है NaCl, यानी ऊपर के सभी कथन सही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के विलयन का pH मान होगा। जैसे एक प्रबल अम्ल है, मान लीजिए कि HCl है, ठीक है, और एक प्रबल क्षार, आप जानते हैं प्रबल क्षार कौन होता है? NaOH या KOH ले लीजिए, तो NaOH मैंने ले लिया। ठीक है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, ठीक है, यह एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार है। तो इससे अब ये जब आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो भाई क्या बन रहा है? क्या बनेगा भाई? अभी इससे पहले मैंने बताया कि NaCl बनेगा और प्लस में क्या बनेगा? जल बनेगा। ठीक है, तो जब एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार, ये HCl क्या है? प्रबल अम्ल है, और NaOH क्या है? प्रबल क्षार है। प्रबल क्षारक या क्षार बोल सकते हैं। तो जब ये आपस में अभिक्रिया करके जो लवण बना रहे हैं, तो इस लवण का ये पूछ रहा है, ये जो लवण बन रहा है, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिल रहे हैं तो जो लवण बन रहा है उसका जो pH है वो क्या होगा? तो भाई इसका pH क्या होगा बताओ भाई? आप पता है NaCl का pH जो होता है वह 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो इसका जो pH होगा वो कितना होगा? 7 होगा। यानी हमेशा
कभी भी अगर एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार मिलेंगे तो हमेशा जो लवण बनेगा उसका पीएच कितना होगा, 7 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने HCl और NaOH लिया, इसके स्थान पर और आप कुछ भी ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, उसका भी जो लवण बनेगा उसके साल्ट का भी जो पीएच होगा वो भी कितना होगा, 7 ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है कि प्रबल क्षारक यानी प्रबल क्षार, मान लीजिए प्रबल क्षार आपने KOH ले लिया, ठीक है, एक प्रबल क्षारक है, ठीक है। एक दुर्बल अम्ल में मान लीजिए आपने ले लिया कार्बोनिक अम्ल H2CO3, सॉरी H2, एक मिनट दोस्तों, H2 आपने मान लीजिए ले लिया H2CO3, ये कार्बोनिक अम्ल है। क्या है, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। ठीक है, अब दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो आप क्या होगा, तो ये क्या बनेगा भाई, तो ये बनेगा, देखिए क्या बनेगा, K2, क्या बनेगा भाई, K2CO3, ठीक है भाई, प्लस में H2O, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट प्लस में H2O। तो ये जो लवण बन रहा है, ये जो लवण बन के तैयार हुआ है पोटेशियम कार्बोनेट, इसका अब पीएच कितना होगा। तो भाई देखिए, ये है प्रबल क्षार और ये है दुर्बल अम्ल, ये है प्रबल क्षारक, ये है क्षारक, ठीक है, ये है अम्ल, ठीक है। तो अम्ल देखो, अम्ल जो है उसमें H+ आयन की, अब अम्ल में क्या होते हैं, H+ आयन होते हैं, तो उसमें H+ की संख्या कम हो गई, और क्षार में जो होते हैं OH- होते हैं, क्षार में क्या होते हैं OH- और अम्ल में क्या होते हैं H+। तो जब क्षारक में, क्षारक प्रबल है तो उसमें OH- आयन की संख्या ज़्यादा हो गई, इसका मतलब OH की संख्या ज़्यादा हो गई, इसका मतलब विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, इसका मतलब विलयन जो होगा वो 7 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, विलयन क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी अगर एक प्रबल क्षारक है, अगर एक प्रबल क्षारक और एक दुर्बल अम्ल है तो उसका विलयन हमेशा क्या होगा, 7 से अधिक होगा। यही अगर उल्टा पूछ देता कि प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, तब विलयन का पीएच कैसा होता, तो उसका पीएच 7 से क्या हो जाता, कम हो जाता। अगर प्रबल अम्ल भी होता और प्रबल क्षार होता तो उसका पीएच जो होता 7 होता, या फिर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार है तो भी उसका पीएच 7 ही आता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो चींटी है, जो चींटी के डंक में जनरली कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपसे ये पूछ रहा है कि जब चींटी हमको काटती है तो खुजली होने लगती है या फूल जाता है, तो उसमें कौन सा, चींटी के अंदर कौन सी एसिड पाई जाती है। तो आपको ये बताना है कि चींटी के अंदर कौन सी एसिड पाई जाती है। तो भाई चींटी के अंदर जो पाई जाती है वो कौन सी अम्ल पाई जाती है, फार्मिक अम्ल पाई जाती है। कौन सी अम्ल, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ठीक है भाई, फार्मिक अम्ल पाई जाती है। पर भाई इसमें फार्मिक अम्ल तो लिखा ही नहीं है, तो अब क्या करें, तो फार्मिक अम्ल को ही कहते हैं हम मेथेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं भाई, मेथेनोइक अम्ल। फार्मिक अम्ल को ही कहते हैं क्या, मेथेनोइक अम्ल। और फार्मिक अम्ल यानी मेथेनोइक अम्ल का फार्मूला है HCOOH, यानी मेथेनोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HCOOH। ये है मेथेनोइक अम्ल, और मेथेनोइक अम्ल को ही कहते हैं क्या, फार्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को ही क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल। इसका मतलब जो चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, फार्मिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल का जो नाम है वो मेथेनोइक अम्ल भी है, यानी मेथेनोइक अम्ल का नाम ऐसा बोलिए तो फार्मिक अम्ल है, और उसका फार्मूला जो होता है क्या होता है, HCOOH। इसका मतलब ऊपर के जो दोनों हैं वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, उपयुक्त तो दोनों चीज़, तो बात तो एक ही है, या आप उसको फार्मूले के रूप में बोलिए या नाम लेके बोलिए, तो चींटी के डंक में दोनों वहीं पाया जाएगा क्या, फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल या HCOOH, कुछ भी बोल लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, और ये नीचे ऑक्जेलिक अम्ल लिखा हुआ है, HCOOH, ये ऑक्जेलिक अम्ल है। ठीक है दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला भी आप याद रखेंगे। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो आपको बताना है कि एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है भाई, एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है भाई, एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा आपको बताना है। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला आप जानते हैं कि एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है
COOH, ये है एसिटिक अम्ल। अब यह एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है इसको बताना है। तो हम जानते हैं कि एसिटिक अम्ल जो होता है कहाँ पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है भाई। कहाँ पाया जाता है, सिरके में। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। जो CH3COOH है उसको एसिटिक अम्ल कहते हैं और यह कहाँ पाया जाता है, सिरका में। तो ये इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिरका। ठीक है भाई। अच्छा, चींटी के डंक में और नेटल के डंक में, चींटी और नेटल ये जो दोनों लिखे हुए हैं, चींटी और नेटल के डंक में हमेशा मेथेनोइक अम्ल HCOOH पाया जाता है। इसी को फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, इसी को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है। तो चींटी या नेटल के डंक में कौन सी अम्ल पाई जाती है, HCOOH, यानी फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल इसी को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा आपके सामने, आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि आपसे ये पूछ रहा है इसमें कि संश्लेषित सूचक है, यानी सिंथेटिस जिसको मानव बनाता है, उस सूचक को बताना है। तो सूचक क्या होते हैं आप जानते हैं कि सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमको बतलाते हैं कि दिया गया विलयन अम्ल है कि क्षार है। जैसे कोई विलयन दिया गया है, तो जैसे ये एक बीकर, जैसे यह एक बीकर है। ठीक है। इस बीकर में अब मैंने आपको बताया नहीं, इसमें मैंने या तो अम्ल भर दिया या क्षार भर दिया, तो कैसे पहचानेंगे कि ये जो दिया गया विलयन है ये अम्ल है कि क्षार है। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, सूचक का। किसका प्रयोग करते हैं, सूचक। तो सूचक हमको बताएंगे भाई कि क्या है, दिया गया पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। तो जो सूचक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आप पढ़े होंगे। एक सिंथेटिक सूचक यानी संश्लेषित सूचक, एक प्राकृतिक सूचक और एक गंधीय सूचक। तो हमसे बस ये पूछ रहा है कि सिंथेटिक सूचक यानी संश्लेषित सूचक कौन है। तो आपको पता है कि संश्लेषित सूचक में आपने 2 पढ़ा था, एक मेथिल ऑरेंज और एक फेनोप्थेलिन, और एक मेथिल ऑरेंज और एक फेनोप्थेलिन। तो संश्लेषित सूचक में 2 पढ़ा था आपने, एक मेथिल ऑरेंज और एक फेनोप्थेलिन। तो इसका जो सही आंसर, संश्लेषित सूचक में इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, मेथिल ऑरेंज और फेनोप्थेलिन। दोनों ऑप्शन सही है, मेथिल ऑरेंज और फेनोप्थेलिन दोनों, यानी ए और बी इसके जो दोनों ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यानी जो संश्लेषित सूचक है वो क्या है, मेथिल ऑरेंज और फेनोप्थेलिन, 2 ही सूचक है, मेथिल ऑरेंज और फेनोप्थेलिन। संश्लेषित सूचक 2 ही हैं, मतलब आपके सिलेबस में 2 है, एक मेथिल ऑरेंज और एक फेनोप्थेलिन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैं बता दूं, जो हल्दी है, हल्दी और लिटमस ये जो हैं ये प्राकृतिक सूचक हैं। कौन से, नेचुरल सूचक, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक। ठीक है दोस्तों, ये प्राकृतिक सूचक हैं। कैसे सूचक हैं, प्राकृतिक सूचक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो आप देख रहे हैं, तो आप कमेंट में आंसर देते रहिए ताकि मुझे लगे कि आपको कितना क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आंसर देते रहिए। आप भी वीडियो को रोक करके धीरे धीरे पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो ये हमारा ये क्वेश्चन ये है कि 15 नंबर का क्वेश्चन ये है कि ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है वो क्या कहलाते हैं। मतलब अगर कोई पदार्थ है वो अम्लीय माध्यम में कुछ अलग गंध को बता रहा है, क्षारीय माध्यम में कुछ अलग गंध को बता रहा है, तो उसको क्या कहते हैं। तो भाई उसको कहते हैं गंधीय सूचक, ओलिफैक्टरी सूचक, गंधीय सूचक कहते हैं। जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपने गंध को बदल देते हैं तो उनको कहते हैं गंधीय सूचक। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि लिटमस विलयन रंग का रंजक होता है। मतलब ये जो डैश है यहाँ पर आपको भरना है इन चारों में कि लिटमस विलयन जो होता है उसका कलर कैसा होता है। तो आपको पता है कि लिटमस विलयन जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है भाई, बैगनी रंग का विलयन होता है। लिटमस विलयन बैगनी रंग का एक रंजक होता है। लिटमस पेपर कैसा होता है, लिटमस का विलयन कैसा होता है, लिटमस जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है भाई, बैगनी रंग का। दोस्तों लिटमस कैसा होगा, बैगनी रंग का। ठीक है दोस्तों, बैगनी रंग का एक रंग का एक रंजक होता है लिटमस। ठीक है, लिटमस विलयन। ओके, जिससे कि हम लिटमस पेपर बनाते हैं। पहले वो विलयन होता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है दोस्तों कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है, तब यह
रंग, इसका विलयन का रंग कैसा होता है। मतलब जब लिटमस विलयन होता है वो न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब उसका कैसा रंग होता है। तो अभी इससे पहले मैंने बताया कि जो लिटमस विलयन होता है अगर न तो अम्लीय होगा और न तो क्षारीय होगा तो उसका जो रंग होगा वह कैसा होगा भाई, बैगनी रंग होगा। कैसा रंग होगा, बैगनी कलर का। तो उसका कलर कैसा कैसा रहता है, बैगनी रंग का। क्योंकि इसमें अभी तो ये उदासीन है भाई, इसमें अभी इससे पेपर नहीं बना गया है, न तो अम्लीय पेपर बना है न तो क्षारीय। मतलब अगर लिटमस विलयन में न तो अम्लीय माध्यम में और न ही क्षारीय माध्यम है, तो इसका जो कलर होगा वह कैसा होगा, बैगनी रंग का। आप हमेशा याद रखेंगे कि कलर कैसा होगा, बैगनी रंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप टिक कर सकते हैं, पहला ऑप्शन जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बैगनी रंग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। देखिए उसमें बोल दिया है कि लिटमस विलयन जो होता है वो बैगनी रंग का रंजक होता है। हमसे कोई एकदम साफ साफ बोल रहा है कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के जो लिटमस विलयन एक बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो भाई लिटमस विलयन है वो बैगनी रंग का होता है, ठीक है। और उसने ये भी बता दिया है कि ये थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। किस पौधे से, लीचेन, थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। किस पौधे से भाई, थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीचेन। तो ये खाली स्थान पे आपको भरना था कि क्या आएगा, तो थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी अब आप यहाँ से इस लाइन को याद रखेंगे कि लिटमस विलयन जो होता है वो बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा, ऐसा आपसे पूछ रहा है कि प्राकृतिक सूचक है, कौन कौन से प्राकृतिक सूचक है। तो भाई मैंने बताया कि जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक। ऐसे सूचक जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। तो लाल पत्ता गोभी ये क्या है, लाल पत्ता गोभी भी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है क्योंकि भगवान द्वारा बनाया गया है ये भी। और उसके बाद हमारा हाइड्रेजिया भी एक प्राकृतिक सूचक है। पेंटूनिया भी एक प्राकृतिक सूचक है। जेरानियम भी एक प्राकृतिक सूचक है। यानी ऊपर के जितने भी हैं सभी जो हैं ये क्या है, एक प्राकृतिक सूचक हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर के जितने भी दिए हुए हैं सभी क्या हैं, एक प्राकृतिक सूचक के उदाहरण है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि प्राकृतिक सूचक इतने ही होते हैं आपके सिलेबस में। ये जो 5-6 दिए हुए हैं यही प्राकृतिक सूचक हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, आप इसको देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैनिला, प्याज एवं लौंग के तेल किस प्रकार के सूचक में आते हैं। आपको बताना है कि वैनिला, लौंग का तेल, प्याज ये सब किस प्रकार के सूचक में आते हैं भाई। तो देखिए ये हमारे जो आते हैं जनरली वो आते हैं गंधीय सूचक में, यानी ओलिफैक्टरी सूचक में। ये क्या करते हैं, जैसे ही इनको अम्ल या क्षार के संपर्क में लाया जाता है तो अम्ल या क्षार के संपर्क में लाएंगे तो उनकी गंध जो हो जाती है परिवर्तित हो जाती है। यानी ऐसे सूचक जो अम्ल या क्षार के उपस्थिति में अपनी गंध को परिवर्तित करते हैं उनको क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। तो ये जो उदाहरण में हमारे आते हैं वैनिला, प्याज और लौंग का तेल, ये किस में आते हैं, गंधीय सूचक में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रहा। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमसे ये पूछ रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का दूसरा नाम क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम दूसरा नाम पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम जो होता है वो चूना पत्थर, यानी अंग्रेजी में इसको लाइमस्टोन कहते हैं, यानी चूना पत्थर होता है। और खड़िया यानी चाक भी इसको कहते हैं, खड़िया या चाक, इसका दूसरा नाम ये भी है, खड़िया या चाक। और इसको हम मार्बल भी कहते हैं, यानी संगमरमर भी कहते हैं। यानी उपयुक्त सभी जो हैं इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी ऊपर के सभी, यानी जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है उसका जो दूसरा नाम है ये है कुछ इस प्रकार से है, चूना पत्थर बोल सकते हैं आप उसको, खड़िया बोल सकते हैं, संगमरमर बोल सकते हैं, यानी ऊपर के सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी CaCO3 को सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, सारे बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि
जब अम्ल कोई भी एसिड, ठीक है, कोई भी एसिड जब क्या करता है वो धातु के कार्बोनेट के साथ, धातु के कार्बोनेट, धातु कोई मेटल है उसका कार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। हम जानते हैं कि कोई भी मेटल, कोई भी एसिड जब मेटल के कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा क्या बनता है भाई, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण यानी साल्ट बनता है, ठीक है। फिर क्या बनता है, जल बनता है, और भाई क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हमेशा कोई भी एसिड, ठीक है, जब भी एसिड, जब भी अम्ल धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट का मतलब होता है भाई ये CO3 2-, ये कार्बोनेट आयन है। इसके साथ कोई मेटल ले लीजिए आप, जैसे सोडियम ले लिया आपने तो सोडियम पे +1 चार्ज होता है तो ये बनेगा फार्मूला क्या, Na2CO3। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, तो सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए या मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लीजिए या कैल्शियम कार्बोनेट, कोई भी ले लीजिए, धातु का कार्बोनेट भी ले सकते हैं आप, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं। तो जब भी रिएक्शन करवाएंगे ना तो हमेशा बनेगा लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या हो जाएगा भाई, लवण गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि, अगला क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि अम्ल के साथ, किसी भी एसिड के साथ, मैंने ए मतलब एसिड, ए का मतलब है एसिड, किसी भी एसिड के साथ जब मेटल, ये एम का मतलब है मेटल, किसी भी एसिड के साथ जब मेटल अभिक्रिया करती है तो किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, यानी क्या होता है। तो आपको पता है कि कोई भी एसिड जब मेटल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है भाई, लवण बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ठीक है दोस्तों, प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, यानी निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जो ऑप्शन नंबर है वो बी वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि हमसे पूछा जा रहा है फार्मूला, सोडियम जिंकेट का फार्मूला। आपको बताना है कि सोडियम जिंकेट का सही रूप कौन सा है। तो भाई आपको सोडियम जिंकेट का फार्मूला बताना है। आपने पढ़ा है कि सोडियम जो जिंकेट होता है उसका फार्मूला होता है Na2ZnO2, Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट का फार्मूला होता है। Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट का फार्मूला होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सोडियम जिंकेट का फार्मूला हो जाएगा Na2ZnO2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिमाण स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं, मतलब जब कोई एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है प्लस में वाटर बनता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। क्या इस अभिक्रिया का नाम क्लोर क्षार अभिक्रिया है या फिर इस अभिक्रिया का नाम क्या आपको बताना है कि मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया, पहला ऑप्शन है क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो ये बिल्कुल गलत है। क्लोर क्षार प्रक्रिया में बनता है हमारा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार बनता है, पर वहाँ पर वाटर नहीं बनता है, वहाँ पर बनता है क्या, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, चौथा ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया। तो हम जानते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। किस नाम से जानते हैं भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका कौन सा सही हो जाएगा भाई, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे ये कह रहे हैं कि धात्विक ऑक्साइड होते हैं, यानी जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, जैसे ये मेटल है, इसका कोई भी ऑक्साइड ले लो, एमओ टाइप का, मेटल के ऑक्साइड जो होंगे वह कैसे होंगे, धातु के जो ऑक्साइड होंगे वह कैसे होंगे। जैसे सोडियम ऑक्साइड,
Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड हो गया। पोटेशियम ऑक्साइड K2O, ठीक है। ये जो धातु के ऑक्साइड हैं ये कैसे होते हैं? तो भाई आपको पता है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? वो हमारे होते हैं क्षारीय प्रकृति के। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी धातु के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन है कि अधात्विक ऑक्साइड कैसे होंगे? भाई जब धात्विक ऑक्साइड जो थे क्षारीय थे तो अधात्विक ऑक्साइड कैसे हो जाएंगे? अम्लीय हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अम्लीय प्रकृति के। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये अम्लीय प्रकृति का हो गया, ठीक है। SiO2, ये अधात्विक ऑक्साइड है ना, तो ये सब कैसे हैं? अम्लीय प्रकृति के। जैसे P2O5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो ये सब क्या है? ऑक्साइड हैं। और ये सब ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? जैसे कार्बन क्या है? अधातु है। फास्फोरस अधातु। तो ये सब जो हैं अधातु हैं, तो इनके जो ऑक्साइड है वह कैसे होंगे भाई? इनके जो ऑक्साइड होंगे वह कैसे होंगे? अम्लीय प्रकृति के होंगे। कैसे होंगे? अम्लीय। यानी ये अम्लीय, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। जितने भी क्षारक होते हैं, क्षारक वो जल में क्या होते हैं? घुलनशील नहीं होते हैं। सॉरी, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, सभी क्षारक जो होते हैं जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो भाई जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उनको तो ही हम क्षार कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जो जल में ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन निम्न के कारण करता है। यानी जब किसी अम्ल को जल में मिला दिया जाता है तो वह जो है उसमें विद्युत का चालन होने लगता है। इसका क्या कारण होता है? तो भाई इसका कारण होता है कि जल में H+ आयन होते हैं पहले, ठीक है भाई। जैसे ही अम्ल को तुम जल में डालोगे तो अम्ल होगा तो H+ आयन देगा। पहली बात तो इसमें क्या होते हैं? आयन होते हैं। यानी H+ आयन या आयन बोल सकते हो या मुक्त आयन बोल सकते हो, यही यानी H+ आयन या मुक्त आयन बोल सकते हो। यानी H+ आयन के कारण या फिर मुक्त आयन के कारण, यानी उपरोक्त दोनों के कारण, उपरोक्त दोनों के कारण। यानी अम्लीय विलयन या क्षारीय विलयन में विद्युत का प्रवाह क्यों होता है? क्योंकि उसमें होते हैं मुक्त आयन। अम्ल में होता है H+ आयन और क्षार में होता है OH- आयन। क्षार में क्या होता है भाई? OH- आयन। इन्हीं आयनों के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह यानी विद्युत का प्रवाह होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो 30 नंबर का क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ग्लूकोज एवं एल्कोहल के विलयन में ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है क्या होता है भाई? ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ये है ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज। और एल्कोहल या कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं, तो मैं एथिल एल्कोहल ले लेता हूँ, जैसे C2H5OH। ये क्या है? एथिल एल्कोहल। तो ये बोल रहा है कि जो ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन है उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई इसमें क्या नहीं होते हैं? मुक्त आयन। क्या नहीं होते हैं? मुक्त आयन नहीं होते हैं, जिसके कारण विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर विलयन में विद्युत का प्रवाह करवाना है, या अम्ल है या क्षार, तो उसमें मुक्त आयन का होना बहुत ज़रूरी है। पर इसमें जो है मुक्त आयन नहीं है, जिसके कारण इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। यानी मुक्त आयन नहीं होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता, यानी अगर अम्ल होगा तो H3O+, अगर क्षार होगा तो OH- आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जब किसी अम्ल को जल में मिलाया जाता है ना, जब किसी अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है तो उसके H+ या फिर OH- आयन, या उसी को हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। H+ को हाइड्रोनियम आयन भी कहते, मतलब क्यों होता है? क्योंकि H+ आयन जो होता है वह स्टेबल नहीं होता है मेरे भाई। ये स्टेबल नहीं होता है, तो ये क्या करता है? जल से रिएक्शन करके
हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, यानी H3O+ बना लेता है। ठीक है दोस्तों, ये जल से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि जैसे ही हम पानी में मिलाते हैं अम्ल या क्षार को, तो उसके हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी आती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो भाई इस प्रक्रिया को हम कहते हैं तनुकरण। क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तनुकरण। जल का क्या हो गया, तनुकरण, यानी अम्ल या क्षार का क्या हो गया, तनुकरण हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। यानी अपच, जिसको हम लोग हिंदी में अपने यहाँ गांव की भाषा में या फिर ऐसे बोलते हैं कि अनपच हो जाना। तो अपच हो जाता है तो पेट दर्द करने लगता है हमारी, तो हम इसके लिए किस औषधि का उपयोग करेंगे, यानी किस दवा का उपयोग करेंगे। औषधि मतलब दवा, किस दवा का उपयोग करेंगे। तो भाई जैसे हम इसमें जब हमको अपच हो जाता है ना, तो जनरली हम किस औषधि का उपयोग करते हैं भाई, तो हम एंटीसिड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, एंटीसिड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, एंटीसिड का उपयोग करते हैं। एंटीसिड यानी अपच के रूप में हम, अपच हो गया है हमको, तो हमको एंटीसिड लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, एंटीसिड। इसके लिए हम जनरली इनो का प्रयोग करते हैं। किसका, इनो का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं आपको अपच हो जाता है तो आप इनो का प्रयोग कर लेते हैं। यानी अगर हमको अपच हो गया है तो हमको किस औषधि का उपयोग करना चाहिए, एंटीसिड का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि कोई विलेन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। कोई एक विलेन है वह लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा है, नीला। जैसे लाल लिटमस पेपर है, लाल है, वो किस में चेंज हो जा रहा है, नीले में। तो विलेन कैसा होगा, तो आपसे पूछ रहा है कि वो विलेन कैसा होगा। उस विलेन का पीएच पूछ रहा है, संभवतः उसका पीएच क्या होगा, संभवतः उसका पीएच क्या होगा। मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, तो आपको ये देखना है कि कोई विलेन लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है तो उसका पीएच कैसा होगा। तो भाई उसका पीएच जो होगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहा है मतलब वो क्या होगा, क्षार होगा। तो क्षार का पीएच क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। तो इसमें 7 से ज़्यादा चेक कर लीजिए, तो एक ही ऑप्शन है 11, तो ये मार दीजिए 11 वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि कोई विलेन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके, कोई विलेन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो, भाई ये चने नहीं, ये चूने के पानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चूने का पानी, चूना। ठीक है, चूने के पानी, ऐसे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस विलेन में क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, जो अंडे का कवच होता है, अंडे का कवच यानी ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसमें जो हमारा पाया जाता है वो लाइमस्टोन पाया जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं, तो ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिलीज करने के कारण ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का विलेन है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, इस कैल्शियम कार्बोनेट का जो विलेन होगा वह दूधिया कलर हमको दिखने लगता है। यानी इसका मतलब है कि वो उसमें क्या उस विलेन में क्या होगा, तो भाई HCl उपस्थित होगा। क्या उपस्थित होगा, HCl। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अंडे के कवच में क्या होता है, तो भाई उसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी लाइमस्टोन या खड़िया बोल सकते हो। ठीक है, उसी को चाक भी बोला जाता है। तो वो जब HCl से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जिसके कारण उसका विलेन क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा मतलब आप समझ रहे हैं, बेकिंग सोडा का मतलब होता है धावन सोडा। धावन सोडे का फार्मूला भी आपको पता है, Na2CO3 × 10H2O, ये है धावन सोडे का फार्मूला। ठीक है, अब इसी का उपयोग पूछ रहा है भाई। धावन सोडे का उपयोग पहले तो कपड़ा साफ सफाई करने में, समझ रहे हैं कि नहीं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये पूछ रहा है बेकिंग सोडा मतलब होता है भाई, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बेकिंग सोडे का फार्मूला मेरा ये गलत हो गया। बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है बेकिंग सोडे का फार्मूला। ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये तो धावन सोडे का फार्मूला है। ठीक है,
तो हमसे बेकिंग सोडा पूछ रहा है, तो बेकिंग सोडे का फार्मूला हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा भाई, NaHCO3। तो ये हो जाएगा NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। अब ये इसी का उपयोग पूछ रहा है आपसे, इसी का उपयोग पूछ रहा है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो पहले तो आप याद रखिएगा कि प्रति अम्ल के रूप में, किस रूप में, प्रति अम्ल के रूप में। इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है, प्रति अम्ल। प्रति अम्ल मतलब जो अमाशय में उपस्थित अम्लीयता को कम करते हैं उन्हें प्रति अम्ल कहते हैं। तो ये प्रति अम्ल के रूप में काम करता है, यानी अब प्रति अम्ल के रूप में यानी अमाशय में अम्लीयता को कम कर रहा है, यानी वो एंटीसिड हो गया ना, एंटीसिड। ये एंटीसिड का एक घटक है, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटीसिड का एक घटक है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये एकदम सही बात है, पहला तो एकदम सही उपयोग है। ये सोडा अम्ल अग्निशामक में उपयोग किया जाता है। क्या ये सोडा अम्ल अग्निशामक में उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल सही बात है भाई। ये अग्निशामक का मतलब होता है आग बुझाने वाले यंत्र में, तो आग बुझाने वाले यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और मैं बता दूं दोस्तों, ये जो खाने वाला सोडा है NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो उपयोग किया जाता है जैसे कभी खाना, केक, पाव रोटी या इन सभी को क्या करने के लिए, फुलाने के लिए, यानी अगर उसको डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। जैसे गांव घर में शादी विवाह होता है तो उसमें थोड़ा सा वाइट कलर का मिलाते हैं ना, तो वही होता है हमारा क्या, खाने वाला सोडा। उसको मिलाने से क्या हो जाता है, पूड़ी जो होती है वो मुलायम हो जाती है, यानी किसी चीज़ को मुलायम कर देता है और वो क्या कर देता है, उसको फुला देता है। यानी पाव रोटी या केक को उठाया जाता है। खमीर मतलब फुलाना, खमीर का मतलब क्या होता है, फूल जाना, तो फुलाया जाता है। यानी ऊपर के सभी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसका उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है वो सही है, सभी उपयोग हैं ये किसके, बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ तो अगला ये हमारा क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग बताना है। विरंजक चूर्ण का आपको फार्मूला बताना पड़ेगा। विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का फार्मूला है। आपको इसका उपयोग बताना है। तो इसका उपयोग जो है ये उपयुक्त जो है सभी जगह किया जाता है, उपयुक्त सभी जगह, ठीक है दोस्तों। आप इसको पढ़िए ऑप्शन को, उपयुक्त सभी जगह उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि जो मुंह का पीएच है, मुंह गलती से मिसप्रिंट हो गया है, तो आपको बताना है कि मुंह का जो पीएच है वह कितना होगा, ठीक है। तो मुंह का पीएच जो होता है वह कितना होता है आपको बताना है। क्या 7.5 होता है या 8.5 होता है या 6.5 होता है या 5.5 से कम होता है, तो आपको मुंह के पीएच को बताना है। तो जो मुंह का पीएच होता है वह 5.5 से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है भाई, 5.5 से कम होता है, यानी मुंह का जो पीएच होता है वो 5.5 से कम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एंटीसिड, जो एंटीसिड है, ये एंटीसिड, ये जो एंटीसिड हैं, ये जो एंटीसिड हैं अम्ल की अधिक मात्रा में अम्ल की अधिकता को उदासीन करते हैं। एंटीसिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करते हैं। तो बताना है कि हमको इसमें कौन सा एंटीसिड है, ये पूछना चाह रहा है। ये ना थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा घुमा दिया है आपसे, बस ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा एंटीसिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। ये पूछ रहा है कि एंटीसिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, तो वो भाई है क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका फार्मूला ये है MgOH ट्वाइस, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। आप याद रखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और यह क्या करता है, ये एंटीसिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। ये एंटीसिड अम्ल की अधिक मात्रा को क्या करता है, उदासीन करता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हमारा जो उदर गुहा है, हमारा जो उदर गुहा है वह क्या उत्पन्न करता है। तो हमारा जो उदर गुहा है भाई, वो हमारा उदर गुहा जो उत्पन्न करता है वो उत्पन्न करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उदर गुहा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, यानी उत्पन्न करता है। ऐसा बोलें कि उदर गुहा में क्या उत्पन्न होता है, तो वो बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl, उसी को कहते हैं, उसका फार्मूला HCl होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि मानव शरीर का पीएच स्तर होता है, जो मानव शरीर का पीएच है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। आपको बताना है कि 7.0 से 7.8 तक, या 5.0 से 8.8 तक, या 6.8 से 8.8, या 7.8 से 8.8। तो मानव शरीर का जो पीएच होता है वह 7.8 के बीच होता है। मानव शरीर का पीएच 7.0 से 7.8 होता है, ये मानव शरीर का पीएच है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 1 मिनट दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो अगली पेज पे है, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। हाँ दोस्तों, ये है क्वेश्चन कि अम्लीय वर्षा का पीएच होता है, जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच कितना होता है। तो भाई जो अम्लीय वर्षा का जो पीएच होता है वो होता है कितना भाई, तो वो होता है 5.6 से कम, 5.6 से कम। जब भाई याद रखिएगा, जब वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम होता है तो उसको हम कहते हैं अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। कोई पूछे अम्लीय वर्षा क्या होती है तो आप बताएंगे कि जब बारिश के जल का, जो बारिश होती है उसके जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को हम कहते हैं कि अब ये क्या हो रही है, अम्लीय वर्षा हो रही है, और उसका पीएच जो होता है वो 5.6 से क्या होता है, कम होता है। जब बारिश के यानी जब वर्षा के जल के पीएच का स्तर 5.6 से कम होता है तो उसको हम कहते हैं अम्लीय वर्षा हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था अम्ल क्षार और लवण का। ठीक है, तो अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो उसमें भी मैंने लगभग 35 क्वेश्चन जो है कुछ अच्छे करवाए थे, जो बोर्ड में पिछले 10 साल में आए हुए थे। ठीक है, और ये पूरे क्वेश्चन जो है NCERT बेस्ड हैं, और वो भी NCERT पर आधारित थे, और ये भी NCERT पर आधारित है। तो आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं आता है तो आप फिर से वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, आपको अच्छे टॉपिक मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।